साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने उन छोटी छोटी बातों के लिए जिनसे जुड़े हुए कानून को आम आदमी जानता नहीं है। आजकल एक बहुत साधारण सी बात है कि कोई भी शायद व्यक्ति ऐसा होगा जिसके परिचित लोगों में पति पत्नी के बीच के झगड़ों के मुकदमे न चल रहे हों। वास्तविकता यह है कि पति और पत्नी का आपसी रिश्ता एक दूसरे पे विश्वास, आत्मिक और आंतरिक और शारीरिक और हर प्रकार से अंतरंगता का होता है। इस रिश्ते में तब फ़र्क आता है जब उनके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। वैचारिक मतभेद किन्हीं भी कारणों से हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच में बराबर की शिक्षा का न होना, किसी एक व्यक्ति का बहुत अड़ियल रवैया अपना लेना, या फिर सिर्फ अपने दायित्व और अपने अधिकारों में फ़र्क ना करते हुए सिर्फ अधिकार मांगना और अपने दायित्वों को पूरा ना करना। लेकिन खैर ये बात की बात है और इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। वास्तविक लॉ क्या है, इस पर कानून क्या है। जब क्रूरता आपस में कहा सुनी, ये कहा जाता था कि जहाँ चार बर्तन होंगे खटकेंगे। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत कहा सुनी हमेशा होती है, हर पति पत्नी के बीच कहा सुनी होती है। और ये कहा जाता था कि एक ने कही दूजे ने मानी दोनों ज्ञानी, और एक ने कही दूजे ने नहीं मानी दोनों अज्ञानी। ये बचपन से हम सुनते आए हैं। लेकिन जब ये क्रूरता की घटनाएं और दहेज मांगने की घटनाएं बढ़ी, तब लेजिस्लेचर ने एक अमेंडमेंट किया और इंडियन पेनल कोड में एक धारा जोड़ी 498A। 498A का अर्थ ये था कि कोई पति या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि किसी महिला के साथ उसका उत्पीड़न, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, उत्पीड़न करता है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 498A के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और उसको 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब क्रूअल्टी किसे माना, उसका उत्पीड़न किसे माना, और उनका या तो ऐसा उत्पीड़न, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किसी स्त्री का इतना कि जिससे वो इस मजबूर हो जाए कि वो आत्महत्या करने तक की नौबत पर पहुंच जाए। और दूसरा पार्ट, अगर उसके परिवार से या उससे किसी प्रकार की कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांगने के लिए उसे प्रताड़ित किया जाए, जैसे कि दहेज की मांग या कोई और इलीगल डिमांड। इस पर धारा 498A का मामले सामने आने लगे और धीरे धीरे उसकी बहुतायत इतनी हो गई कि चाहे शादी के 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, कितना भी समय हो गया हो, अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हुआ तो पत्नी ने सीधे एक आरोप लगाया कि दहेज मांगा जाता था, जिससे कि धारा 498A के सेकंड क्लॉज के अंतर्गत ये मामला आ जाए। और जब एक मुकदमा दायर होता है तो पत्नी अपने परिवार को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली गई, फिर उसको रुपए पैसे की ज़रूरत होती है तो उसी के एक नई ब्रांच निकलती है, वो फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए दावा करती है। और मेंटेनेंस में अधिकतम इतना ज़्यादा लिखा देते हैं कि लड़के की आमदनी इतनी ज़्यादा है और उसके हिसाब से वो हमें मेंटेनेंस दे, जिसे वो कुछ देने में सक्षम होते हैं, कुछ देने में सक्षम नहीं भी होते हैं। लेकिन एक मुकदमा नया सामने आ जाता है। इसके अलावा एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। वास्तव में वो उन महिलाओं के लिए बनाया गया था जिन महिलाओं के को ये 498 है और इसकी लाभ नहीं है। मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति की कोई भूआ है जिनका कोई परिवार नहीं है, उनके पति नहीं थे, उनके लड़के बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो अपने भतीजों के पास रहती हैं, परंतु उनकी संपत्ति के चक्कर में उनके भतीजे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कोई अपनी माता जी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और किसी मामलों में शादी के बाद पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में जब उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो एक डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा भी, एक प्राविधान बनाया गया कि हम डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा भी ला सकते हैं। एक मुकदमे पहले हुआ करते थे जो अब धीरे धीरे ट्रेंड में नहीं है, वो है कि 406 का दहेज को स्त्री धन मानते हुए ये कह के कि ससुराल वालों ने इसको अपने न्यास में लिया, अपने इंटरेस्टमेंट उनको हुआ और उसके बाद उन्होंने लड़की को उपयोग के लिए नहीं दिया, ये मुकदमे भी फाइल होते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटिगेशन, एक की बजाय 10 मुकदमे बन गए। बदले में लड़के वालों ने अपने वकील की राय से 1-2 मुकदमे लड़की पे दाखिल कर दिए, डाइवोर्स का मुकदमा आ गया, और इन 6 से 7 मुकदमों में पति पत्नी दोनों का आधा समय बीतता है अदालतों में, रुपए बंटते हैं वकीलों में, और मानसिक अशांति मिलती है दोनों पक्षकारों को। और अल्टीमेटली बहुत 4-5 साल 6 साल बीतने के बाद जब कभी कंप्रोमाइज़ होता है तो या तो कोई रुपए देकर डाइवोर्स होता है या संग आते हैं, तो वो गांठ जो पड़ चुकी होती है वो गांठ कभी सुलझती नहीं। और उनके सबसे बुरी स्थिति होती है उन नाबालिग बच्चों की
जो बच्चे अपने माँ बाप का प्यार नहीं झेल पाते, क्योंकि दिन भर तो माताजी पिताजी अदालतों में मुकदमे लड़ते रहते हैं और घर आते हैं तो तनावग्रस्त होते हैं। ये पता नहीं होता कि भविष्य का क्या हाल है। और ये जो 4-5 साल 6 साल यंग अपनी जवानी के निकल गए होते हैं, इनकी कोई वापसी नहीं होती। वास्तव में ये सामाजिक मामले थे जिन्हें आमतौर पर पहले पंचायत में निपटा दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसको आपराधिक रूप दे दिया गया कि इसे आपराधिक कृत्य माना गया। और आपराधिक कृत्य होने से फौरन बदला लेने के लिए लड़की वालों की ओर से रिपोर्ट लिखा दी जाती थी और पुलिस पकड़कर नॉन अवेलेबल होने की वजह से लड़के को बंद कर देती थी या उनके घर वालों को लाकर ह्यूमिलेट करती थी थाने पर। एक प्राविधान ऐसा भी चलता रहा बहुत लंबे समय तक कि अगर हस्बैंड ने सरेंडर किया कोर्ट में तो कोर्ट दिन के दिन जमानत नहीं देती थी और जेल भेज देती थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब ये आया कि इस तरह के मुकदमे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतना ज़्यादा ये नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, हाई कोर्ट में आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद इसका संज्ञान लिया। और उसके बाद इसमें ये देखा उन्होंने कि नाबालिग नंदों के नाम लिखा दिए जाते हैं कि ये दहेज के लिए उत्पीड़न करती थी। उन नंदों के नाम लिखा दिए जाते हैं, नंद और नंदोइयों की जिनकी शादी उस लड़की जिसने रिपोर्ट लिखाई है उसकी शादी से 10 वर्ष पहले हो चुकी है और वो अपने ससुराल में रह रही हैं। उन जेठानियों के नाम लिखा दिए जाते हैं जिनका उस घर में वही स्टेटस है जो प्रताड़ित होने वाली स्त्री अपने को बता रही है, उसका स्टेटस, उनका भी वही स्टेटस है जिन्हें कभी किसी ने प्रताड़ित नहीं किया। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज के संबंध में जो विधि व्यवस्था दी, उन्होंने कहा एक तो 7 साल तक की सजा वाले मामलों में पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए तब तक जब तक कि इस बात का समाधान ना हो जाए कि ये व्यक्ति बिल्कुल अब कानून से बच के भाग जाएगा या देश छोड़ के भाग जाएगा, तब तक उसको, अदरवाइज उसको जमानत पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इसमें 3 साल तक की सजा का प्राविधान है, इसलिए तुरंत इसमें अरेस्टिंग की बात नहीं की गई। एक और प्राविधान इसमें जोड़ा गया काउंसलिंग का। कोई भी दहेज उत्पीड़न या 498A प्रताड़ना या किसी महिला उत्पीड़न के मामले में सबसे पहले पुलिस की एक काउंसलिंग होती है जिसके लिए में महिला इंस्पेक्टर बैठती हैं, उसमें एक कोई और अधिकारी भी बैठते हैं, उसके अलावा समाज के 2 या 3 लोग नॉमिनेट किए गए होते हैं, वो बैठते हैं और वो दोनों को बुलाकर समझाते हैं और एक मौका देते हैं कि तुम आपस में सामंजस्य बिठा लो। ये प्राविधान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद ही हुआ है। वो समझाने की कोशिश करते हैं और समझाने के बाद भी अगर दोनों पक्ष नहीं मानते तब वो FIR को दर्ज करने के बाद उसे रेफ़र कर देते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के मीडिएशन सेंटर को। मीडिएशन सेंटर में नॉमिनेटेड वकील होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, वो लोग समझाते हैं। और उसके अलावा जो फैमिली कोर्ट हैं, उन फैमिली कोर्ट में भी काउंसलर्स की अपॉइंटमेंट किए गए हैं, वो फिर मौका देते हैं, हस्बैंड वाइफ को बिठाते हैं और समझाते हैं कि भाई तुम आपस छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से मत लड़ो और अपने परिवार को सही से चलाओ। और उसका बड़ा अच्छा लाभ सामने देखने को मिला कि काउंसलिंग के बाद 50-60% तक मामले आपसी समझौते से निपट गए, चाहे वो डाइवोर्स की शेप में या दोनों के साथ रहने के परिस्थिति में। ये छोटी छोटी बातें कभी कभी बात का बतंगड़ बन जाती थी। एक कहीं मैं नेट पर पढ़ रहा था, है तो बड़ी हंसी की बात, वो कहते हैं जिन विवाहित स्त्रियों को शिक्षा विवाह के बाद अपने मायके से मिलती रहती है, उन्हें डाइवोर्स की डिग्री जल्दी मिल जाती है। कहने के लिए तो एक जोक है, लेकिन वास्तविकता ये है कि लड़की के परिवार वालों का उसकी ससुराल के मामलों में ज़्यादा दखल, ये भी एक इसका कारण है। इसके क्या कारण हैं, इन कारणों के बारे में हम अगले किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे। एक इसकी आगे की परिणति होती है कि महिला इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो जाती है कि वो या तो आत्महत्या कर लेती है या किसी प्रकार से उसका जीवन समाप्त हो जाता है, चाहे वो जहर खा के, चाहे वो फांसी ला के, क्योंकि दहेज हत्या के मामले भी बहुत सारे सामने आए हैं। उनके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं। यहाँ पर आज के एपिसोड में मैं कंक्लूजन में आपके सामने इतना कहना चाहूँगा, अगर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए थोड़े से सहनशील हों तो उनके बीच झगड़े नहीं होंगे और उन्हें मुकदमा लड़ने अदालत तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले लड़की को ये कहा जाता था कि बेटा जिस घर में तेरी डोली जा रही है वहाँ से तेरी अर्थी आएगी। इसका अर्थ ये नहीं था कि तू वहाँ जाके मर जाना, इसका अर्थ ये था कि उस घर को तुझे निभाना है, तुझे हमने डोली में वहाँ विदा कर दिया, तुझे विदा करने के बाद अब तू अपना पूरा जीवन अपने पूरा वहीं काटना और उनके साथ एडजस्ट करना। लेकिन
अब कोई बात होती है और लड़की अपने माताजी से या अपने भाइयों से कहती है तो कहती है चिंता मत कर, हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं। अगर इन्होंने तुझसे कहा तो तू डरना मत, तू पढ़ी लिखी है, तू समझदार है। पढ़ी लिखी, समझदार और अपने आप अपना कमाना खाना और अपने आत्मनिर्भर होना अलग बात है, लेकिन अपने पति के लिए जो सामंजस्य बनाना, उसके लिए जो समर्पण भाव है, वो समर्पण भाव रहना चाहिए। इसी तरह एक और छोटी सी बात है जो मैं आज बताना चाहूँगा। सास और बहू के रिश्ते, हमारे समाज में ये कहा जाता है कि जब कोई औरत बहू बनती है तो उसे नंद अच्छी नहीं मिलती, जब वो नंद मिलती है तो उसे भाभी अच्छी नहीं मिलती, और भाभी बनती है तो उसको सास अच्छी नहीं मिलती। मीनिंग देयर भाई, इसका अर्थ ये है कि हमारा समाज और पुराने किस्से इस प्रकार से चले आ रहे हैं जिसमें स्त्री को अपनी ससुराल में आने वाले अपने भविष्य के संबंध में वैसे ही बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, और वो विवाह में एक एप्रीहेंशन में जाती है, एक ऐसे डर के साथ उस एक नई दुनिया में जाती है जहाँ उसका केवल एक व्यक्ति होता है जिससे वो अपनी सारी बातें कह सकती है और बता सकती है, वो है उसका पति। और अगर वो पति उसका साथ नहीं देता है तब ऐसी स्थिति में उसके पास कोई चारा नहीं होता कि वो सिवाय रोए, परेशान हो या अपने जीवन को समाप्त कर ले। डाउरी डेथ उसी की परिणति होती है। डाउरी डेथ में डाउरी इसलिए गिन लिया जाता है क्योंकि विवाह के 7 वर्ष के अंदर यदि किसी की मृत्यु हो जाए और अननेचुरल डेथ हो जाए तो ऐसे को डाउरी डेथ कहते हैं। डाउरी डेथ के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज फिलहाल क्रूअल्टी के बारे में, और क्रूअल्टी दोनों तरफ से होती है। लड़की भी कई बार अपने व्यवहार से क्रूअल्टी करती है और कई बार लड़कों का व्यवहार भी क्रूअल्टी की श्रेणी में आता है। इसलिए 498A के मुकदमे मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि कभी ऐसे मामले सामने आए तो सबसे पहले मीडिएशन कर दोनों को समझाने के प्रयास करें। इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरी बात समझ में आती हो, अगर आपको मेरी ये साधारण बातें अच्छी लगें तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा बहुत जल्दी।